इससे पहले इस चैप्टर में हमने फूड वाला पार्ट स्टडी किया था, राइट। फूड वाला पार्ट यानी भोजन वाला भाग स्टडी किया था। अब भोजन के बाद हम दूसरे पार्ट पर आ गए हैं जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ या मनुष्य का स्वास्थ्य। मनुष्य के स्वास्थ्य में सबसे पहले अपन ने शुरुआत में बात करी थी कि मनुष्य की 3 प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब ये जो पहला रोटी यानी भोजन वाला था वो जल के बिना तो अधूरा है, राइट, यानी पानी के बिना तो अधूरा है। एक सामान्य आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ, एक मनुष्य सिर्फ पानी पर अपना गुजारा लगभग 1.5 से 2 हफ्ते तक कर सकता है आसानी से, बिना भोजन खाए, सिर्फ पानी पर। तो अब इस आंकड़े से ही आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जल तो अति आवश्यक तत्व है जीवन के लिए, तो मनुष्य के लिए भी जल एक अति आवश्यक तत्व है। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो मनुष्य के शरीर का लगभग 70 से लेकर 75% भाग जल होता है। मनुष्य के शरीर का जल होता है। जल कैसे होता है, क्योंकि जल जो बाकी सारी चीज़ें बन रही है ना शरीर में, उनमें भी इम्पोर्टेंट है और खुद अलग से भी अपना स्टैंड रखता है, यानी अकेला जल भी प्रेजेंट होता है। और जो बाकी सारी चीज़ें बनती हैं जैसे चाहे हड्डियाँ हो या नाखून हो या बाल हो, इन सब के फॉर्मेशन की शुरुआती अवस्था में जल अति आवश्यक होता है। तो जल के बिना तो कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे आप सोच सकते होंगे कि बाल, नाखून जैसी चीज़ों को बनाने में भी जल यूज़ आता है, तो बाकी सारे सॉफ्ट टिश्यू जैसे स्किन हुई या अंदर के आंतरिक अंग हुए, उन सब में भी जल कितना इम्पॉर्टेंट है। तो जब जल इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमें साफ जल पीना भी आवश्यक है ना, स्वच्छ जल पीना भी आवश्यक है। तो स्वच्छ जल के यानी जो पीने योग्य स्वच्छ जल होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए या उसमें क्या क्या ऐसी विशेषताएं होने चाहिए, ये सारे जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है ना, इनमें से एक एक बात इम्पॉर्टेंट है। बुक में जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ना, उसमें से छांट कर मैंने ये लाइनें निकाली है और ये लाइनें परीक्षा में पूछी जाती है। एक बार ये पूछ लेंगे तो अगली साल ये पूछ लेंगे, उससे अगली साल ये पूछ लेंगे, ऐसे करके ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर या पीने योग्य पानी के गुण, यानी पीने योग्य पानी में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, इसमें जल में आंखों से दिखने वाले कण व वनस्पति न हो, यानी जल देखने में साफ और स्वच्छ हो, उसमें कुछ भी कण या वनस्पति ना हो। जैसे अगर किसी पानी के आसपास काई वगैरह जमी हुई है तो हम वो पानी नहीं पीते ना, या उसके अंदर हमें कोई कण नजर आता है तो हम वो पानी नहीं पीते। तो पीने योग्य जल का पहला गुण क्या है, उसमें आंखों से दिखाई देने वाले कण और वनस्पति नहीं होने चाहिए। दूसरा गुण क्या है, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। हाँ, अब सूक्ष्म जीव को तो हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, है ना, और सबके घर पे माइक्रोस्कोप भी नहीं होता। हाँ, मैं पानी को जांचूं भाई इसके अंदर कुछ है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या उपाय करते हैं, पानी को उबाल कर रखते हैं, फिर वो पानी ग्रहण किया जाता है ना। आपने सुना होगा टीवी पर डॉक्टर और मम्मी भी सबकी यही बोलती है कि ये पानी उबला हुआ है तो इसी में से पानी पीना, है ना। तो इसीलिए क्या है, हानि, और ये पानी उबालने से क्या हो जाता है, ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव न हो। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, जल का पीएच संतुलित हो। क्या हो, पीएच संतुलित हो। अब ये पीएच क्या है, पीएच ये होता है बेसिकली फुसांस ऑफ हाइड्रोजन, या सीधा साधा मैं आपको समझाऊं तो किसी भी सॉल्यूशन या विलयन में हाइड्रोजन आयंस की मात्रा, किसकी, H+ आयनों की मात्रा। तो अगर ये H+ आयंस, ये पीएच स्केल ना 1 से लेके 14 तक के स्केल पर मापा जाता है, और बीच का मान 1 से 14 का क्या होता है, 7, है ना। तो अगर 7 से कम है यानी वो विलयन या माध्यम कैसा है, अम्लीय है,
और 7 से अधिक है तो वो कैसा है, क्षारीय है यानी बेसिक है। तो जल जो हम पीते हैं वो 7 पर होना चाहिए यानी उदासीन होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए। इसके बाद क्या आता है अगला पॉइंट, जल में पर्याप्त मात्रा में O2 यानी ऑक्सीजन घुली हो या होनी चाहिए, यानी जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, क्योंकि जल के अंदर क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी उचित मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए। इसके बाद ये तो थे स्वच्छ जल के गुण, ऐसा होना चाहिए। ऐसा स्वच्छ जल हम पिएंगे तो शरीर की जो कार्य क्षमता है वो आसानी से या सुगम रूप से चलती रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, शरीर को सारी क्रियाएं एकदम अच्छे से चलती रहेंगी। पर यदि किसी कारणवश या किसी भी अज्ञानतावश या किसी भी परिस्थिति में दूषित जल ग्रहण किया गया हो, कभी कभार हम करते हैं ना, बहुत तेज प्यास लग रही होती है तो बाहर के नल से पानी पी लेते हैं, तो उसके लिए मना क्यों किया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि हो सकता है कि उसमें दूषित जल होने के यानी ऐसे स्वच्छ जल न हो वहाँ पर, तो इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, यानी दूषित जल से क्या हो सकता है, यानी इसके दुष्प्रभाव या इसके हार्मफुल इफेक्ट। तो सबसे पहला क्या होता है, दूषित जल में कुछ रोग कारक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, रोग कारक उपस्थित होते हैं। किसके रूप में हो सकते हैं वो, विषाणु यानी वायरस के रूप में हो सकते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के रूप में हो सकते हैं, प्रोटोजोआ यानी कुछ छोटे माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म आकृति के कुछ जीव होते हैं वो हो सकते हैं, या कृमि, ये भी कुछ कीड़े होते हैं उनके अंडे हो सकते हैं, कृमि के अंडे हो सकते हैं, या स्वयं सूक्ष्म आकृति के कृमि भी हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें रोग कारक का कार्य करती हैं और दूषित जल में ये होने की संभावनाएं अधिक होती है। फिर ये कौन सी बीमारी फैलाते हैं, हैजा व पैचिस। कौन सी, हैजा व पैचिस, ये दो सामान्य नाम है, और भी कई सारी फैलाते हैं पर सामान्यतः ऐसे नाम दिए हुए हैं बस। फिर वायरल फीवर यानी जो वायरस जो पानी के अंदर उपस्थित होते हैं उनसे जो बीमारियां फैलती है उनमें कौन आता है, हेपेटाइटिस भी आता है, फ्लू, कोलेरा और पीलिया, ठीक है, यानी जॉन्डिस, ये सारी बीमारी फैलती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे इस पेज पे सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, आपकी बुक का जो पूरा एक पेज है ना, दोनों साइड का 1, 2, वो पूरा मैंने छांट कर इस बोर्ड में फिक्स कर दिया, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए, बाला या नारूराम का कोई रोग फैला था अपने राजस्थान में 2000 ईस्वी से पहले। 2000 ईस्वी यानी जो 20वीं सेंचुरी जो अभी चल रही है ना, उससे ठीक पहले यानी 1900 के दशक के अंत में एक बीमारी फैली थी जिसका क्या नाम है, बाला, या इसे नारू भी कहते हैं। ये रोग फैला था, ये रोग राजस्थान की गंभीर समस्या थी। ये रोग का रोग कारक कौन है, यानी कौन है जो ये बीमारी फैलाता है, ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस नाम का एक रोग कारक है। ये कौन है, ये एक प्रोटोजुअन है, ये जो प्रोटोजोआ लिखा हुआ है ना, इस संघ का सदस्य है, ये एक प्रोटोजुअन है। ये बीमारी फैलाता है, और ये बीमारी फैलती कैसे, ये क्या करता है, ये अपने अंडे ना पानी के अंदर छोड़ देता है। तो ऐसा दूषित पानी पीने से ये रोग फैलता है, और इसके रोकथाम के लिए कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया जिसे हम कहते हैं नारू उन्मूलन कार्यक्रम, जिसमें क्या हुआ, 2000 के बाद से इसके जो केसेस थे वो आने बंद हो गए, यानी अब ये कंट्रोल में है। फिर आता है अपना अगला टॉपिक जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ओबेसिटी या मोटापा। आपने देखा हो ना, अपने आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इतनी ये लंबी लंबी तोंद होती है ना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, मोटापा, या अंग्रेजी में उसे कहते हैं ओबेसिटी। इससे क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि मोटापे से ही बीमारियां फैलती है ना। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, या सामान्य से पहले से ही स्वास्थ्य संस्थानों का मानना है, और हमारे आयुर्वेदा में भी ये मानना है कि एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए उसके शरीर में मोटापा नहीं होना चाहिए।
तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई व्यक्ति मोटा है या नहीं? सामान्यतः देख के तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये मोटा है, ये पतला है, पर इसका कोई मानक मान है क्या? उस मानक मान को हम कहते हैं BMI। B से बॉडी, M का मास और I का इंडेक्स, या हिंदी में इसे कहते हैं शरीर भार सूचकांक। अब ये क्या मापता है? ये क्या मानव के भार और लंबाई का अनुपात होता है। किसका? वजन का और लंबाई का अनुपात होता है। तो इसी अनुपात में व्यक्ति का क्या होना चाहिए? साइज भी उसी अनुपात में होना चाहिए। जैसे ये मान है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी व्यक्ति का BMI इतना आता है 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो वो व्यक्ति कैसा है? उसका शरीर का भाग कंट्रोल में है, यानी वो मोटापे से ग्रसित नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति का BMI का मान 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी वो व्यक्ति कैसा है? ओबेस। ओबेस यानी मोटा है या वो मोटापे से ग्रसित है। अब ये मोटापे को इतना क्यों स्टडी किया जा रहा है? क्योंकि मोटापे की वजह से काफ़ी सारे रोग फैलते हैं। सबसे सामान्यतः डायबिटीज़ मोटापे की वजह से हो जाता है, और हृदय संबंधित रोग, ये जो 2 टाइप के रोग हैं, ये ज़्यादातर मोटापे से होते हैं। और मोटापे की वजह से और भी कई रोग होते हैं। मोटापे की वजह से जो मसल डिस्ट्रॉफी होता है, उसका कंडीशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार मोटापा कैंसर का भी कारण बनता है। तो मोटापे से ये सारे रोग होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को मोटा नहीं होना चाहिए। तो ये छोटू सा टॉपिक था हमारा ओबेसिटी पर या मोटापे पर। इसमें ये सूत्र जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये मान इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि ये BMI क्या है और मोटापे से कौन से रोग फैलते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। तो ब्लड प्रेशर क्या है? रक्त वाहिनियों की दीवारों पर, हमें सब में पता है कि हमारे अंदर रगें होती है, जिसे हम रगें कहते हैं, राइट? जो कई बार ग्रीन कलर की नज़र आती है, रगें कहते हैं जिसे। तो ये क्या होती है? रक्त वाहिनिकाएं होती है। इनके अंदर से ही रक्त शरीर में बहता है। तो ये बहता हुआ रक्त जब इन रक्त वाहिनियों की दीवारों पर कोई दबाव डालता है, कोई प्रेशर क्रिएट करता है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। देखिए, रक्त वाहिनियों की दीवार पर रक्त द्वारा डाला गया दाब ही क्या कहलाता है? रक्तचाप। अब रक्तचाप के 2 मान होते हैं, यानी 2 मानों को एक साथ डील किया जाता है। पहला होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या है? सिस्टोलिक क्या होता है? इस समय धमनियों से रक्त हार्ट के अंदर आ जाता है और हार्ट संकुचित होकर ब्लड को पंप कर रहा होता है बाहर की ओर। तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। अब पंप कर दिया, ठीक है, रक्त हृदय से बाहर निकल गया। इसके बाद क्या हो जाती है? धमनियाँ जो हो जाती है वो फैल जाती है, यानी आराम करती है, यानी शिथिल हो जाती है। क्योंकि एक बार उसने प्रेशर लगाया, अब वो थोड़ा सा रेस्ट करेगी, फिर दोबारा उसके अंदर रक्त भरेगा, वो फिर प्रेशर लगाएगी। तो ये जो बीच की जो आराम करने वाली या शिथिल होने वाली स्टेज आई, तब जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सिस का माने सिकुड़ना और डाय का मतलब फैलना, ठीक है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में ये 120 और 80 mmHg इसका मान होता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80। वैसे स्वस्थ मनुष्य में 90 से लेके 120 तक सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 60 से लेके 80 के बीच में, क्योंकि स्थिर तो ये मान रहता नहीं है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। तो 90 से 120 के अंदर सिस्टोलिक प्रेशर हो तो मनुष्य स्वस्थ है, यानी उसमें बीपी की कोई समस्या नहीं है। और डायस्टोलिक प्रेशर का मान 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। फिर रक्तचाप मापी नाम के यंत्र से रक्तचाप को मापा जाता है। किससे? रक्तचाप मापी नाम से। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये नाम आपको याद रखना है, परीक्षा में इस पर क्वेश्चन आ चुका है और बार बार आएगा, ठीक है? और ये मानक मान क्या होता है रक्तचाप का। फिर
सन 1733 में यानी 1733 में स्टीफन हेलस नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने सबसे पहले रक्तचाप मापा, लेकिन सबसे पहले रक्तचाप मनुष्य में नहीं मापा गया था, घोड़े में मापा गया था। तो ये वैज्ञानिक हैं कौन? स्टीफन हेलस। इसने हॉर्स यानी घोड़े में 1733 में सबसे पहले रक्तचाप मापा। फिर इसके बाद 1963 में कॉपलैंड नाम का वैज्ञानिक आया, जिसने ब्लड प्रेशर को अच्छी तरीके से परिभाषित किया। फिर एक दो कॉमन नाम हम सुनते हैं कि इस व्यक्ति को लो बीपी की समस्या है या फलाने व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या है। तो ये क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर का मान इससे कम यानी 90 और 60 से कम हो जाए तो वो व्यक्ति लो बीपी से ग्रसित है। और उच्चतम मान क्या है? 120 से 80। इससे अधिक हो जाए तो वो व्यक्ति हाई बीपी की समस्या से ग्रसित है। अब ये समस्या क्यों है या इससे क्या होता है? लो बीपी वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वो व्यक्ति में क्या होता है, रक्त बहुत धीमी गति से बहता है, जिसके कारण उन व्यक्तियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती। उसकी वजह से उनका शरीर कैसा होता है, कमज़ोर होता है। और फिर उसमें उनके शरीर में क्या होते हैं, नमक की कमी होती है, सॉल्ट यानी सोडियम की कमी होती है। और ऐसे व्यक्तियों का चक्कर आना बहुत कॉमन होता है। ये बहुत जल्दी थक जाते हैं, इनसे कोई ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तो ये लो बीपी वालों की समस्या। और हाई बीपी वाले क्या होते हैं, इनका हृदय बहुत तेज़ गति से धड़कता है। तो ये कैसे रहते हैं, हमेशा अग्रेशन यानी इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या ये चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं और इन्हें पसीना बहुत आता है। ऐसे करके इन दोनों ही कंडीशन में हृदय बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो इन दोनों के मरीजों को हार्ट की समस्या होना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ये है हमारे 3-4 टॉपिक। इसके बाद हम नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं नशीले पदार्थों के बारे में। नशीले पदार्थ क्या करते हैं, इनके सेवन से क्या होता है, मनुष्य को धीरे धीरे इसकी आदत यानी लत पड़ जाती है। लत पड़ जाने की वजह से क्या होता है, मनुष्य इसे आसानी से छोड़ नहीं पाता और ये पदार्थ शरीर में रहकर शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इनके सेवन से ही मना किया जाता है, पर काफ़ी अधिक संख्या में लोगों को इन सब की लत होती है। तो देखते हैं नशीले पदार्थ में किन किन पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है गुटखा। गुटखा आपको पता है ये छोटे छोटे पैकेट्स में बिकता है। तो ये पैकेट्स में बिकने के चलन की वजह से क्या हो गया, ये गांव-गांव तक पहुंच चुका है। हर गली, हर गांव, हर शहर, हर कोने, हर चबूतरे में गुटखे का चलन है। क्यों? क्योंकि इसे यूज एंड थ्रो वाले छोटे पैकेट्स में सर्व किया जाता है या इसमें बेचा जाता है। इसी के कारण ये इतना अधिक लोगों तक पहुँचा हुआ है और लोग इसका सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है। देखिए, सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातुओं के वर्ग आदि के मिश्रण से ये तैयार किया जाता है तथा कई बार तो इसमें तंबाकू तक मिलाया जाता है। तो आपको ये नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। आपको मैं इसके दुष्प्रभाव बताती हूँ। पहला तो इससे आर्थिक नुकसान होता है, चाहे इसका पैकेट 10 रुपये का मिले, 5 रुपये का मिले या 20 रुपये का या 50 रुपये का मिले। जिन लोगों को इनकी लत होती है उनके पास पैसे ना हो, लेकिन वो ये ज़रूर खरीदेंगे। तो सबसे पहला आर्थिक नुकसान। दूसरा, इनके सेवन से इनको शारीरिक नुकसान भी होता है। इसके अलावा इनसे इसके मुख बहुत डैमेज हो जाते हैं लोगों के। आपने देखा होगा जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं उनके दांत बुरी तरीके से लाल हुए हुए होते हैं और उनका जो मुख होता है उन्हें वो मुख खोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना घटिया चीज़ होता है। बेसिकली जबड़ों की मांसपेशियों का कठोर हो जाना, क्योंकि यहाँ जॉस की जो मसल्स होती है जबड़ों की, ये क्या हो जाती है, बुरी तरीके से टाइट हो जाती है, जिससे जबड़ों का खुलना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, तथा मुख का न खुलना। मुख का न खुलना, वो लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा जब बच्चे तो कहते थे जो लोग सुपारी खाते हैं वो अपने मुंह के अंदर ये 4 उंगली भी फिक्स नहीं कर सकते ऐसे, राइट? क्यों? क्योंकि ये इनके यहाँ की मांसपेशियों पर असर करता है और ये बहुत ही हानिकारक है। और क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार की कंडीशन के लिए
एक साइंटिफिक नाम है जिसे हम कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसके अलावा ये जो पदार्थ, जिन पदार्थों से मिलकर ये बनता है, इनमें जो ये ज़्यादातर संश्लेषित या धातु वाले पदार्थ हैं वो कई बार कैंसर कारक साबित होते हैं या कार्सिनोजन की तरह बिहेव कर देते हैं हमारे शरीर में एंटर करने के बाद। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए। गुटखे के बाद जो दूसरा पदार्थ है वो है तंबाकू। तंबाकू को क्या किया जाता है? इसकी पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है। वो पौधा कौन सा है? वो है निकोटियाना टोबेकम नाम का पौधा। इस पौधे की पत्तियों में 1 से लेकर 8% निकोटीन नाम का एक एल्कलॉइड पाया जाता है। कौन से नाम का? निकोटीन नाम का एल्कलॉइड। क्या पाया जाता है? एल्कलॉइड। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, क्या पाया जाता है, ये क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद तंबाकू का सेवन आपको पता है कई रूपों में किया जाता है। लोग इसे सीधे सिंपल रूप में अपने दांतों और जबड़ों पर रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इसे खाते हैं, कुछ इसे सूंघते हैं, कुछ इसे अन्य पदार्थों के साथ मिक्स करके खाते हैं, कुछ इसे बीड़ी की तरह फूंकते हैं, बीड़ी चिल्लम की तरह यूज़ करते हैं, कुछ इसे सिगरेट्स की तरह पीते हैं। तो इसके सेवन करने के कई तरीके और इनमें से एक भी तरीका सेफ नहीं है। ये सभी बहुत ही घटिया और हानिकारक चीज़ें हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है? मुख, जीभ, गले का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर इन्हीं एरियाज को प्रभावित करता है। धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है। जो हमारी जो धमनियाँ, जो नसें होती है ना, तो इनका जो निकोटीन होता है ना, ये क्या करता है? वहाँ जाकर जमने लग जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है? रक्त को जाने के लिए कम जगह मिलती है, जिसकी वजह से हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये समस्या कितनी हानिकारक होती है मैंने अभी अभी आपको बताया है। फिर भ्रूण का विकास मंद पड़ जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उस माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास बहुत ही मंद पड़ जाता है या मंद गति से हो जाता है और कई बार तो ये अबॉर्शन तक का कारण बन जाता है। सिगरेट के धुएं में, जो लोग इसे सिगरेट की तरह पीते हैं, तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का पदार्थ निकलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? उस व्यक्ति के शरीर की आरबीसी, जो लाल रक्त कणिका होते हैं, वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, जिससे वहाँ पर अब ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाता। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन की कार्य क्षमता को कम करता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होना कितना आवश्यक है ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसके लिए क्या होता है? एक तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसे प्रभावित करता है। सिगरेट का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। आपने बहुत जगह इसे सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। जो व्यक्ति स्वयं सिगरेट पीता है वो स्वयं को तो नुकसान पहुँचाता ही है, पर उसके धुएं से उसके आसपास उपस्थित लोगों को भी नुकसान होता है। तो वो नुकसान क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष नुकसान। क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर व्यक्ति के शरीर की क्षमताएं अलग होती है। कुछ व्यक्ति इस तंबाकू के सेवन से जल्दी प्रभावित नहीं होता और कुछ देर से प्रभावित होता है, और कुछ व्यक्ति इसका सेवन ना करके भी अप्रत्यक्ष रूप से भी काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और स्पेशली बच्चों और बूढ़ों पर तो ये बहुत ज़्यादा असर फैलाता है और गर्भवती महिलाओं पर भी। तो इसके लिए कई कानून भी बनाए गए हैं इसके सेवन को रोकने के लिए। यही वजह है क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया में 60 लाख लोगों की मौत हर साल होती है सिर्फ तंबाकू के सेवन में, जिनमें से 50 लाख लोग सीधे तंबाकू के सेवन की वजह से मरते हैं और इसमें से बचे हुए 10 लाख लोग अप्रत्यक्ष तौर पर मरते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर यानी जिन्होंने कभी स्वयं सिगरेट नहीं पी है, पर वो सिगरेट के धुएं के संपर्क में आ जाते हैं और उनकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो ये आंकड़े ऐसे ही सिंपल इसे सुन के उड़ा देने वाले नहीं हैं। आपको ये सारी बातें ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको ये सब, कि ये सब आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ना ही आप कभी ऐसा कुछ ग्रहण करें और ना ही अपने परिवार व मित्रजनों को ये सारे पदार्थ ग्रहण करने दें। फिर आता है मदिरा। मदिरा या अल्कोहल, जिसे हम सामान्य भाषा में दवा दारू कहते हैं। ये क्या होता है? हर प्रकार के अल्कोहल में, आपको पता है दारू के बहुत सारे प्रकार आते हैं, इनमें सब में एथिल अल्कोहल नाम का पदार्थ पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। ये पदार्थ क्या करता है? जब कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो ये रक्त की धारा के साथ
लिवर तक यानी यकृत तक पहुंच जाता है। और यकृत क्या करता है, यकृत बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है शरीर का, क्योंकि वो वहाँ पर प्रोटीन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है वो शरीर की। अब वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर पहुँचने के बाद ये अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड नाम के पदार्थ में चेंज हो जाता है, जो शरीर के लिए विषैला होता है, विष की तरह कार्य करता है। इसीलिए आपने सुना होगा जो लोग ज़्यादा दारू पीते हैं उनका लिवर सबसे ज़्यादा खराब होता है और फिर उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है और वो मिल नहीं पाता आसानी से और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्य क्षमता को क्षीण कर देता है। आपने देखा होगा जो लोग दारू वगैरह पीते हैं वो क्या करते हैं, शरीर का संतुलन नहीं बना पाते, ना ढंग से चल पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, तो ये उनकी शरीर की कार्य क्षमता को हानि पहुंचाता है, उसे कम कर देता है। फिर स्मरण शक्ति कमज़ोर कर देता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वसीय यकृत रोग हो जाता है। मैंने अभी भी आपको बताया कि यकृत में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, पर वहाँ पर इस पदार्थ के विषैले तत्वों की उपस्थिति की वजह से इनके संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है और जिसकी वजह से शरीर का विकास भी नहीं हो पाता। आर्थिक व सामाजिक नुकसान पहुंचाता है। एक तो ये सारी चीज़ें आती हैं बहुत महंगी, फिर भी लोगों को अपनी लत की वजह से इन्हें खरीदना होता है, इसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान यानी पैसे की हानि तो होती ही है, साथ में सामाजिक दृष्टि से भी उनका नुकसान होता है, क्योंकि इसे हमारे समाज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और डॉक्टर यानी मेडिकल टर्म में भी इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। फिर अगला पदार्थ आता है अफीम या ओपियम। अफीम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफरम नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये क्या होता है, उसका कच्चा फल यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, उसका कच्चा फल। अब ये जो बार बार मैं आपको साइंटिफिक नाम बता रही हूँ, ये ऐसे ऐसे नाम जो नए नए अजीब अजीब आ रहे हैं ना, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा में यही नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको बार बार पढ़ें तब जाके ये नाम याद होंगे, क्योंकि ये नए नाम है ना, तो इनको याद करने में समय ज़रूर लगेगा पर करना है हमें क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके क्या, कच्चे फल से अफीम प्राप्त किया जाता है। कच्चे फल में क्या होता है, दूधिया पदार्थ निकलता है, उससे अफीम बनाया जाता है। अब अफीम में काफ़ी सारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, उनमें है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवरिन आदि प्रमुख है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में और आता रहेगा। ये सारे जो एल्कलॉइड्स के नाम है ना, इन पर क्वेश्चन आ चुका है और आता रहेगा, इसीलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर इनमें से मॉर्फिन और कोडीन दर्द निवारक की तरह यूज़ किए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत में तो कुछ लोगों को इसके सेवन से आनंद और शांति की अनुभूति होती है और इसी की वजह से कई सारे गांवों में या कई सारे क्षेत्रों में इसे ग्रहण करने की प्रथा भी है कि कुछ विशेष या शुभ अवसर पर इसको ग्रहण किया जाएगा, परंतु ये बहुत ही अनुचित प्रथा है जिससे मनुष्य जाति को बहुत हानि पहुंचती है। और कुछ विशेष स्थानों पर माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी अफीम का सहारा लेती है। किसी भी रूप में चाहे बच्चा हो या बड़ा, अफीम का सेवन उचित नहीं है, ये बहुत ही अनुचित और हानिकारक चीज़ है। अफीम के डोडे यानी उसका जो फल भी थी यानी उसके जो फ्रूट का छिलका होता है उसको उबालकर पीने की बहुत लोगों को आदत होती है। तो किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में अफीम का सेवन या इनमें से किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन अनुचित है। और ये क्या करता है, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, यानी शरीर को कमज़ोर बना देता है। जैसे थोड़ा सा भी मौसम बदलाव हो जाए तो बहुत सारे लोगों को खांसी, जुकाम और कुछ को अधिक गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो और कई सारे लोगों को नहीं होती, जिन लोगों को नहीं होती उनमें क्या होता है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और जिनको हल्का सा खांसी जुकाम उनमें भी, और जिनमें नहीं होता है उनमें तो ऑब्वियसली होती है। तो ये ऐसी क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है। अब अन्य नशीले पदार्थों के रूप में कोकेन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD जिसे हम लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं LSD को, लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड के रूप में इन पदार्थों का सेवन किया जाता है। आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे पदार्थों को अलग अलग रूपों में सेवन किया जाता है, अलग अलग अवसरों पर इनका सेवन किया जाता है जो अनुचित है और बहुत ही हानिकारक है।
इसके बाद कुछ दवाओं का भी इन पदार्थों के रूप में दुरुपयोग होता है। दवाओं में आपको मैं बताना चाहूँगी कि लगभग एक आंकड़ा आपको बताती हूँ कि विश्व में लगभग 42% लोग शराब का सेवन करते हैं, 20% लोग अफीम का, 30% लोग हीरोइन का और 6% लोग गांजे का और 18% से अधिक लोग अन्य पदार्थ के नशीले पदार्थों के आदी हो चुके हैं। यानी आदतन उन्हें ये लेना पड़ता है। उन्होंने शुरुआत तो ये मज़े मज़े के लिए किया था, पर अब उन्हें इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है और काफ़ी सारे लोग इससे छुटकारा पाने के लिए अन्य प्रकार के उपायों भी कर रहे हैं जो उचित है। और इनका एक बार कोशिश कर लूँ या ट्राई कर लूँ ऐसे करके भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हानिकारक होते हैं, क्योंकि इनकी लत कब पड़ जाती है मनुष्य को ये पता भी नहीं चलता। इसके अलावा मॉर्फिन, पैथेडीन, ये जो नाम है आपको पता होना चाहिए, दवाइयों के नाम है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ब्यूप्रोपिनफिन, प्रोपोक्सीफिन, नाइट्रोजिपाम और डाइजिपाम, ये क्या है? ये कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर कब देता है जब किसी व्यक्ति को कुछ अन्य प्रकार के रोग होते हैं जिनमें उसे आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस आराम के लिए डॉक्टर सुलाने के लिए उन्हें इस प्रकार की दवाई या देता है। पर कुछ लोग अपना धंधा या बिजनेस कह लो उसे बढ़ाने के नाम पर इन दवाइयों का दुष्प्रयोग करते हैं और मनुष्य को इनकी या लाचार लोगों को इनकी आदत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर स्मैक नाम का भी एक नशीला पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो गरीब बच्चे होते हैं जो सड़कों के आसपास रहते हैं या जिनके उचित घर नहीं होते या टेंट्स बनाकर वो लोग रहते हैं, उन बच्चों को इसका शिकार बनाना बहुत ही आसान होता है। वो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मार्कर्स की स्मेल, जो नेल पॉलिश रिमूवर जिसे हम कहते हैं, थिनर होता है या पेट्रोलियम जेली होती है, ऐसे ऐसे पदार्थों को सूंघने की आदत अपने अंदर डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनकी स्मेल कभी सुनी होगी, बहुत ही अनोइंग और घटिया स्मेल होती है इनकी, जिसे हम दूर रहते हैं। पर इनमें क्या होता है, इनमें ऐसे ही नशीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन पदार्थ में कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से ये मार्कर्स बोर्ड्स पर आसानी से चल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग आवश्यक होता है। पर गरीब बच्चे क्या करते हैं, जिनको उस समय इसका ज्ञान नहीं होता और अज्ञानतावश वो इसे सूंघने की आदत डाल लेते हैं और जिससे उनके शरीर पर काफ़ी नुकसान पहुंचता है और इसे एक धंधे की तरह चलाया जाता है। तो आप लोगों को, आप सब बढ़ते हुए बच्चे, आप सबको इन सारे पदार्थों से दूर रहना है, स्वयं को सुरक्षित रहना है। और ये सब पढ़ना भी इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद समझें और दूसरों को भी समझा सकें। और क्योंकि ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं तो आप इसे ऑप्शन की तरह भी छोड़ नहीं सकते, आपको इन्हें पढ़ना ही होगा, ये बातों को समझना होगा। धन्यवाद।